नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है हमारी दुनिया और उसका चैप्टर नंबर 2 भूमि मृदा एवं जल संसाधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 संसाधन से रिलेटेड शीर्षक था। संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, इसकी जानकारी प्राप्त किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम लोग अब बात करेंगे चैप्टर 2 भूमि मृदा एवं जल संसाधन से जो प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूमि संसाधन को समझें। भूमि संसाधन कुल क्षेत्रफल का यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% मात्र भूमि है। भूमि एक संसाधन है और इसी भूमि पर पहाड़, पठार, मैदान, दलदल इत्यादि पाए जाते हैं। अब इस भूमि को प्रभावित करने वाले हम लोग कारक को समझते हैं। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि भूमि के निर्माण के लिए सैकड़ों हजारों वर्ष की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से भूमि का निर्माण होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इस कारक को समझ लें कि पहला है प्राकृतिक कारक, यानी इस भूमि को प्रभावित करने के लिए, यानी कि इस भूमि की बर्बादी के लिए, भूमि को बर्बाद करने वाले वस्तुएं प्राकृतिक कारक हैं। उसके बाद मानवीय कारक है, यानी प्रकृति के द्वारा भूमि की भी बर्बादी होती है और मनुष्य के द्वारा भी भूमि की बर्बादी होती है। इसका कहने का सेंस हुआ। यानी मृदा की विशेषता, खनिजों की उत्पत्ति, जलवायु एवं जल के द्वारा भी, यानी कि यह प्राकृतिक कारक है, इससे भूमि की बर्बादी होती है। उसके बाद मानवीय कारक में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, यानी कि मनुष्य के टेक्नोलॉजी ज्ञान में जब वृद्धि होती है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि होती है और भी कुछ अन्य भी कारक हैं जिससे भूमि की बर्बादी होती है, यानी कि भूमि प्रभावित हो जाता है। अब आगे बात करें कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, यानी कि जहाँ शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है, शीत और उष्ण, वहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। इसमें प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण जलवायु में किस अन्य पदार्थ, यानी किस अन्न की खेती की जाती है, खाद्य पदार्थ की, तो वह गेहूं प्रसिद्ध है। उसके बाद मानसूनी जलवायु में धान की फसल होती है, यानी धान की पैदावार अधिक मात्रा में की जाती है। आगे है भूमि उपयोग वर्ग, यानी भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में, यानी कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसको समझेंगे। तो भूमि उपयोग वर्ग को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है वन क्षेत्र की भूमि, यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्थान में है वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा है कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि, यानी कृषि कार्य के लिए जो भूमि उपलब्ध ना हो, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है प्रति भूमि। चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि और 5वां है शुद्ध बोई गई भूमि। तो वन क्षेत्र की भूमि आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि वैसी भूमि, वैसे क्षेत्र जहाँ पे वन है तो उसे वन क्षेत्र की भूमि कही जाती है। दूसरा में है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि। जो भूमि बंजर है, जिसमें खेती नहीं की जा रही है, और कुछ ऐसी भी भूमियाँ हैं जो व्यर्थ रूप से है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है सड़क, मकान, उद्योग इत्यादि की भूमि, यानी कि कृषि कार्य के लिए वह भूमि थी लेकिन उसमें बंजर एवं व्यर्थ भूमि के कारण से उसकी उपलब्धता, उसकी अनुपलब्धता भूमि हो चुकी है और सड़क, मकान, उद्योग के निर्माण होने से वह भूमि कृषि कार्य के लिए नहीं रही है। उसके बाद तीसरा में हम लोग प्रति भूमि देखे थे। तो प्रति भूमि में इसको भी 2 भाग में हम लोग 2 पार्ट्स में विभाजित करेंगे, चालू प्रति भूमि और दूसरा है अन्य प्रति भूमि। तो चालू प्रति भूमि कहने का अर्थ हुआ कि वैसी भूमि जो 1 साल या तो फिर 1 साल के अंदर उसमें खेती नहीं की गई हो तो वह चालू प्रति भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। और अन्य प्रति भूमि में 1 साल से अधिक और 5 साल से कम यदि उस क्षेत्र में, उस भूमि पर खेती नहीं की गई हो तो वह अन्य प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। चौथा स्थान पे है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, तो अस्थाई चारागाह की भूमि। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कृषि योग्य
बंजर भूमि। और 5वें स्थान पर है शुद्ध बोई गई भूमि। यह जो 5वां है शुद्ध बोई गई भूमि, इसमें कृषि भरपूर मात्रा में होती है। इसमें कृषि करने में किसान सहर्ष यानी कि हंसी खुशी काफ़ी अन्न उपजाते हैं। आगे है कि भूमि के बाद हम लोग समझ लेते हैं मृदा। 3 बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, 3 संसाधन पे भूमि जिसकी चर्चा हम लोग किए, उसके बाद मृदा पर, और अंततः हम लोग जल संसाधन पर भी बातें करेंगे। तो मृदा जिसे मिट्टी कही जाती है, भूमि और मृदा दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं हो जाती है। तो मृदा मतलब मिट्टी, और इस मिट्टी में ही अन्न उपजाया जाता है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है इसी मृदा में उपजाई जाती है। और इसके पोषक तत्व यानी कि इस मिट्टी के, इस मृदा के पोषक तत्व के रूप में ह्यूमस, जो कि महत्वपूर्ण है, वायु भी होती है, जल भी, उसके बाद सूक्ष्म जीव भी इस मृदा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव की सहायता से फसल की वृद्धि, फसल में अन्न भरने की जो व्यवस्थाएं होती है, अन्न किस प्रकार से उसमें भरता है, तो उसके लिए सूक्ष्म जीव की भी आवश्यकता होती है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बहुत सारे दलहनी पदार्थ, दलहनी फसल ऐसे हैं जिसकी गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है नाइट्रोबियम, और वह उसका काम है कि नाइट्रोजन को वह स्थिर रखता है। तो मृदा में पोषक तत्व के रूप में ह्यूमस हो गया, वायु, जल और सूक्ष्म जीव। और मृदा के निर्धारण यानी मृदा किस प्रकार से बनता है, इसका किस प्रकार से संरचना, इसकी संरचना होती है, इसको समझ लें। तो मृदा का निर्माण मौलिक चट्टानों से होता है, यानी कि जो मूल चट्टान है, मौलिक चट्टान है, उसके ही टूटने से मृदा का निर्माण होता है। और यह मौलिक चट्टान भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से मौलिक चट्टानें टूटती है और टूट करके मृदा का निर्माण होता है। और इसमें सैकड़ों हजारों वर्षों तक जब यह टूटता हुआ चला जाता है तो लगभग 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर ही मृदा की मोटी परत बन पाती है। इसके बाद हम लोग समझें कि मृदा अर्थात मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके प्रकार में पहला है कि उर्वरता के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, यानी कि उपजाऊ के आधार पर इसका विभाजन। तो उपजाऊ और बंजर भूमि यानी उर्वरता के आधार पर इसका पहला स्थान हो गया। उसके बाद दूसरा स्थान हो गया संरचना यानी कि गठन के आधार पर। तो इसमें हो जाती है बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। और इसके तीसरे प्रकार में है रंग के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। अब आगे हम लोग इसके जो मिट्टी यानी कि मृदा का जो बनने का तरीका होता है, जो उसका स्तर है, तो पहला स्तर में मौलिक चट्टानें होती है। मौलिक चट्टानों के बाद दूसरे स्तर में ऋतुक्षरित कण होते हैं। उसके बाद तीसरे स्तर में बालू एवं पंख की मात्रा होती है और चौथे स्तर में ह्यूमस हो जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी अर्थात मृदा का लेयर होता है, और इस ह्यूमस की मात्रा यदि अधिक से अधिक होती है तो वह मिट्टी काफ़ी फर्टिलाइज यानी काफ़ी उपजाऊ होती है। अब आगे बात कर लें भारत में मृदा, यानी कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाती है, भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। तो पहला स्थान में है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद दूसरा स्थान में है काली मिट्टी, तीसरा में है लाल मिट्टी, चौथा हो गए पीली मिट्टी यानी कि पीली मृदा, पाँचवा हो गया लेटेराइट मृदा, और छठा है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद सातवां हो गया पर्वतीय मृदा। लेटेराइट मृदा, इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो इसे हम लोग निच्छालन प्रक्रिया से कहेंगे कि निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी यह नदी घाटी में पाई जाती है और इसका क्षेत्र भारत में उत्तर भारत है। और इसमें यह जो जलोढ़ मिट्टी है इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है खादर और दूसरा बांगर। खादर मृदा वह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर जो होती है वह पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। उसके बाद काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा होती है।
काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा होती है और यह कपास फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि जगहों पे, आंध्रा वगैरह भी है, आंध्र प्रदेश में भी इत्यादि जगहों पे काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें कपास की उपज काफ़ी होती है। उसके बाद लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, यह प्रायद्वीपीय पठार में उपलब्ध है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है और पर्वतीय मृदा जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग जल संसाधन के बारे में अंततः समझ लें। जल संसाधन, तो जल की मात्रा प्रशांत महासागर में जल की मात्रा सबसे अधिक 49.9%, अटलांटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5% और आर्कटिक महासागर में 3.9% है। जल का वितरण को भी समझ लें तो महासागर में सबसे अधिक जल पाया जाता है 97.3%। उसके बाद बर्फ़, बहुत सारे पहाड़ पर्वत पे जो बर्फ़ है वहाँ भी जल की मात्रा है, उसमें 0.2% हिस्सेदारी है। फिर भूमिगत जल में 0.68%, ओ लवणीय झील में 0.009%, वायुमंडल में 0.0019%, उसके बाद नदियाँ में 0.001% और स्थलीय समुद्र एवं झील में 0.009% है। तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम लोग यहाँ पे बारीकी से सभी का अध्ययन किए और यह सब प्रश्न वास्तविक रूप से यदि आप इसका अध्ययन कीजिएगा और यहाँ से पूछा जाएगा तो आप आसानी से, और पूछा भी जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही है कि इन्हीं सब टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अन्य किताब से, जो सामान्य अध्ययन की किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आप बारीकी से उसका अध्ययन कीजिएगा तो बहुत इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो उस बुक में नहीं मिलेगी। और यदि इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, इन सभी प्रश्नों का जो भी जिस चैप्टर से है, तो आसानी से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अब हम लोग इस बात को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किए और क्लियर भी कर चुके हैं कि भूमि, मृदा एवं जल संसाधन से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन रहे थे। अब हम लोग आगे के चैप्टर में अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और इसी बुक और कंटिन्यू ढंग से, जो कि 10 दिन हम लोगों का समय लगेगा इस किताब को समाप्त करने में, और प्रयास करूंगा कि दूसरी किताब भी है उसको भी एक दूसरे पार्ट में लेकर के चलेंगे और उसके भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग भी पढ़ते चलेंगे, जो कि कम समय में सभी किताब, जहाँ तक जो स्तर बताया गया है, परीक्षा का पैटर्न, जो परीक्षा का सिलेबस बताया जा रहा है, उस अनुसार से सभी का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।